और इसमें ना मध्य शरीर में 66 है, इसमें 67 लिखा है, उसको काट देना। 66 है और ग्रीवा के ऊपर 34 है, 33 नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। ये जो स्त्री की पेशियाँ हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्त्री की जो स्त्री में जो है 20 पेशियाँ एक्स्ट्रा बता रखी है। ठीक है, तो 5 तो स्तन्य में है। ठीक है, 4 अपत्य पथ में है। ठीक है, 4 अपत्य पथ को तुमने ऐसे याद रख सकते हो, अगर याद रखो तो, क्योंकि मैंने ऐसे याद रखा था इसे। तो हम चतुर्थ लिखते हैं ना, चतुर्थ में थौ आता है और अपत्य पथ में भी थौ आ रहा है। तो तुम मतलब अगर याद होता नहीं है तो ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कौन कहाँ की थी। ठीक है, शुक्र, आर्तव, प्रवेशनी और गर्भ छिद्र, ये दोनों के दोनों 3 बता रखी है। लेकिन शुक्र, आर्तव, प्रवेशनी और गर्भ छिद्र ये दोनों सेम टाइप के ही वो है। ठीक है, गर्भ छिद्र मतलब वेजाइना को ये बोल रहे हैं, और शुक्र और आर्तव का प्रवेशनी जो है ये भी वेजाइना ही है। तो ये दोनों क्या है, 3 पेशियाँ यहाँ पे अधिक है। ठीक है, वैसे शुक्र, आर्तव, प्रवेशनी को जो वेजाइना के अंदर की जो वॉल है उसके लिए बोला गया है, तो वो वाली पेशी है ये। ठीक है, तो 3 जो आधुनिक है इसमें ये बोल रहे हैं 639, इसमें 519 काट के 639 करना। ठीक है, यहाँ पे ना सिराओं का भी वर्णन लिखना, 700 सिराओं का वर्णन कर रखा है, और उसमें लिखना VPKR मतलब वात पित्त कफ रक्त के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अवेद्य सिरा लिखना 98, शाखा में 16 होती है, कोष्ठ में 32, ऊर्ध्व जत्रुगत में 50। ठीक है, लिख लिया, 700 सिराएं बताई हुई है, VPKR मतलब वात पित्त कफ रक्त में उसको डिवाइड किया है। फिर अवेद्य सिराएं बताई है 98, शाखा में 16 है, कोष्ठ में 32 है। ठीक है, ऊर्ध्व जत्रुगत में 50 है। ठीक है, फिर जो सिराएं होती हैं इनको कहते हैं मत्स्यवत परिवर्तनते। ठीक है, ये पूछ सकते हैं तुमसे, ये मत्स्यवत परिवर्तनते किसको बोला है, मतलब मछली के समान जो फिसलती हो हाथ से, तो उस सिरा को कहते हैं। और इसमें एक और वर्ड लिखना, चतुर्भाग अवसादिता। ठीक है, हो गया, ये कुछ छूटा तो नहीं है। जी मैम, हो गया है कंप्लीट। ठीक है, फिर है गर्भस्राव संज्ञा। ठीक है, गर्भस्राव का मतलब ये बोल रहा है कि मिस कैरेज के चांसेस कब कब होते हैं। ठीक है, तो चरक जो है, चरक और भोज कहते हैं कि तीसरे मास में मिसकैरेज होने के चांसेस मतलब होते हैं। गर्भस्राव संज्ञा जिसको बोलते हैं, जिसको ये गर्भस्राव संज्ञा कह रहे हैं, मतलब गर्भस्राव बोलेंगे अगर तीसरे मास में किसी को ब्लीडिंग हो गई, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को ब्लीडिंग हो गई तो उसको हम गर्भस्राव बोलेंगे। चरक और भोज कहते हैं तीसरे मास में, और जो सुश्रुत कहते हैं वो कहते हैं चौथे मास में। ठीक है, और वाघभट और जो भोज है ये भी तीसरे मास में ही कहते हैं। ठीक है, वाघभट, भोज और चरक ये 3 मास में कहते हैं, और सुश्रुत जो है 4 मास में कहते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो गर्भपात संज्ञा है, मतलब पहले तो ये बोल रहे हैं गर्भस्राव। ठीक है, तीसरे और चौथे महीने में तो ये श्राव बोल रहे हैं इसको, पर 5वें में जैसे ही वो आ रहा है तो उसको गर्भपात बोल रहे हैं। ठीक है, गर्भपात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे ना ऑर्गन्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, और तीसरे चौथे मास तक ऑर्गन्स होते नहीं हैं बॉडी में, मतलब बच्चे के, इसलिए ये गर्भस्राव की संज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, जब और यहाँ पे जब 5th और 6th महीना है, मतलब उसके ऑर्गन्स वगैरह थोड़े बहुत डेवलप हो गए, उसको गर्भपात बोलेंगे। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, गर्भपात और गर्भस्राव दोनों अलग अलग वर्ड है। ठीक है, सुश्रुत ने 5वें से 6वें मास में बोला है। फिर आता है नाड़ी रोग। नाड़ी रोग का हमने कल भी पढ़ा था शायद, नहीं कल हमने वृद्धि रोग पढ़ा था। वृद्धि रोग बताना तुम कितने होते हैं, 15। चरक के मैम, वृद्धि रोग के अकॉर्डिंग 3 रहते हैं और शिशुत्व के अकॉर्डिंग 7। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? चरक के अकॉर्डिंग तो मैम ये रहेंगे बृद्धन रोग, मूत्रज रोग और मेदज। ठीक है, और इसका वर्णन कहाँ और का रखा है? इसका वर्णन मैम सूत्र स्थान में किया है, नहीं वृद्धि रोग का। नहीं, इसका वर्णन किया है चरक चिकित्सा 12 में। ओके। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं नाड़ी रोग। नाड़ी रोग है, सुश्रुत ने 8 बता रखे हैं, ठीक है। इसमें लिखना है एक सन्निपातज नाड़ी रोग इन्होंने ऐड किया है। फिर और माधव और भाव प्रकाश है, इसने 5 बता रखे हैं। इसमें लिखना VPKS और शल्यज, ठीक है। VPKS शल्यज और सुश्रुत ने 8 बता रखे हैं, सन्निपातज इसमें ऐड किया है, सन्निपातज नाड़ी रोग। फिर आता है शुक दोष। शुक दोष से क्या समझते हो तुम सचिन? हम शुक दोष तो ठीक है, आइडिया नहीं ठीक है, ये हम क्या सुश्रुत बोलते हैं। वंदना तुम्हें पता है क्या है ये? मैम जो जैसे इंटरनल ऑर्गन्स पे जो इस तरह का गुहा रोग जिनको बोलते हैं मतलब। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ठीक है। जो शुक दोष है ना, शुक दोष का मतलब है कि आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन भी आती है और लोग मतलब कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पे लिख रखा है कि जो मेडर वगैरह वृद्धि करने के लिए, ठीक है, पेनिस की वृद्धि करने के लिए जो लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं ऐसे ही कर लेते हैं बिना किसी को पूछे, तो उनको शुक दोष हो जाता है, ठीक है। तो सुश्रुत जो है, सुश्रुत ने 18 प्रकार के बता रखे हैं, जो शारंधर हैं 24 प्रकार के, ठीक है। वैसे तो तुम ठीक बोल रही हो, जो गुहिया रोग में ये आते हैं, पर इसमें एक्चुअल जो इसका मीनिंग है कि मेडर वृद्धि के लिए, ठीक है, उसकी वृद्धि के लिए जो औषधियाँ यूज़ की जाती है उससे शुक दोष हो जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप बता रखे हैं शुक दोष के भी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो साध्य होते हैं मतलब वो जो ठीक हो जाते हैं वो 14 प्रकार के, असाध्य जो है वो 4 हैं। इसमें आते हैं मांस अर्बुद, मांसपाक, तिलकालक और विद्रधि, ठीक है। मांस अर्बुद, मांसपाक, तिलकालक और विद्रधि। और जो शारंधर है, इसमें शारंधर का एक ऐड करना, शारंधर ने यहाँ पे 24 समान है, ठीक है। फिर आता है शूद्र रोग। फिर है शूद्र रोग, क्या होता है शूद्र रोग बताना, वंदना तुम बताना। स्किन डिजीज। नहीं, इसको स्किन डिजीज भी हम नहीं कह सकते। शूद्र रोग मतलब कुछ छोटे छोटे जो रोग होते हैं, ये चरक ये सुश्रुत ने इनको कंपाइल कर रखा है। शूद्र रोग मतलब जो छोटे से जो रोग है, कुछ कुछ, ठीक है, जिनका मेन उसमें वर्णन नहीं आता है, जो बहुत बड़ी नहीं होती है, जो थोड़ी सी चिकित्सा करने पे ठीक हो जाती है, पर कुछ कुछ होती है जो असाध्य होती है, ठीक है। तो इसमें आ रखा है मतलब जिनके कोई टाइप्स नहीं होते हैं इस टाइप के, ठीक है। चरक में तो वर्णन कहीं नहीं आता है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगी कि चरक ने कितने शुद्ध रोग माने हैं, तो उसमें नन लगाना, ठीक है। ऐसे मत लगा देना कि कुछ भी लगा दिया तुमने, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट लिखना, इसलिए तुम इसे क्वेश्चन में ना पूछ सकते हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। शुद्ध रोग चरक के अकॉर्डिंग कितने हैं इसे इंपॉर्टेंट कर दो, इसे याद रखना। जो सुश्रुत है ये 44 मानते हैं, ठीक है। माधव 43 मानते हैं, बाघभर 36। ये भी सारे उसी ट्रिक से निकलेंगे, रोल नंबर वाली ट्रिक से, ठीक है, क्योंकि नंबर्स याद नहीं रहते हैं, तो ये रोल नंबर वाली ट्रिक से ही निकलेंगे। तो फिर है माधव के 43 है, शारंधर के 60 है, ठीक है। फिर है मुख रोग। मुख रोग बता रहा है, इसमें लिखना चासू, ठीक है। इसमें है ना एक निमोनिक लिखना मुख रोग में, आगे से लिखना चासु भासवा, चासु भासवा, ठीक है। चासु भासवा में ऐसा आएगा तुम्हारा 464। फिर सु में तुम्हारा 65, भा में तुम्हारा भाव प्रकाश जिसके 67 है, ठीक है। जो भाव प्रकाश और युग रत्नाकर है ना, इनके ज़्यादातर सेम सेम ही होते हैं, ठीक है। जो ये भाव प्रकाश और योग रत्नाकर होते हैं ज़्यादातर इनके सेम सेम ही होते हैं, तो इनको मतलब साथ ही याद करना, ठीक है। चासु भास्वा में है 4/64, फिर सुश्रुत में है 65, फिर भाव में है 67, फिर है तुम्हारा 74 है तुम्हारा शारंधर, फिर वाह है 75 मतलब वाग्भट, ठीक है। चासु भास्वा इसको एक साथ याद करना। फिर इसके बाद देखना तुम सेम ही है 464, 65, 67, 74 और 75, ठीक है। एक इसको टेबल टाइप की बना लेना बगल में, चासु भास्वा लिख के, और 64, 65, 67, 74, 75। अगर मुख रोग ऐसे याद नहीं होते हैं तो इस टाइप से ये याद आ जाएंगे, ठीक है। इससे भी निकल सकता है आंसर। फिर कर्ण रोग बता रहे हैं, ये चरक ने बता रखे हैं 4,
सुश्रुत ने 28 और वाग्भट ने 25 माने। ठीक है, और जो सारंधर हैं ये 18 मानते हैं। और सारंधर के पास वहाँ पे लिखना सारंधर की ENT 18। सारंधर की ENT 18 का मतलब है कि इसने ईयर मतलब कर्ण रोग, N से तुम्हारा मतलब नासा रोग, और T से तुम्हारा कंठगत रोग जो है ये 18 ही माने हैं सारंधर ने। ठीक है, सारंधर की ENT 18। फिर आता है नासा रोग। नासा रोग में चरक ने 4 माने हैं, सुश्रुत ने 31 माने। ठीक है, वाग्भट और सारंधर ने 18 माने, और जो योग रत्नाकर भाव प्रकाश है ये तुम्हारे 34 मानते हैं। ठीक है, 34 में लिखना प्लस रक्तपित्त इन्होंने 4 माने। ठीक है, 4 टाइप इन्होंने रक्तपित्त ऐड किए हैं। फिर आता है नेत्र रोग। नेत्र रोग चरक के हैं वही 4/96। चरक ने हर जगह 4 बताए हैं। ठीक है, मुख रोग में भी 4, नासा में भी 4, नेत्र रोग में भी 4। ये वहाँ पे त्रिमर्मीय चैप्टर में पढ़ते हैं हम ये चरक चिकित्सा 26 में। ठीक है, 4/96 नेत्र रोग हैं। सुश्रुत में तुम्हारे 76 है, साध्या 52 है, याप्य 7 है, और असाध्य 17 है। ठीक है, और जो वाग्भट ने तुम्हारे 94 बता रखे हैं, और माधव ने 78 बताए हैं। ठीक है, इसे भी तुम चासु भासवा करके याद कर सकते हो नेत्र रोग। इसमें 496, 76, 78, 94 और 94। ठीक है, इसमें सारंधर का नहीं लिखा है, सारंधर का भी लिखना है। सारंधर ने 94 माने। ठीक है, नेत्र मंडल बता रखे हैं, सुश्रुत ने 5। नेत्र मंडल बताना तुम, सचिन तुम बताना कौन कौन से होते हैं नेत्र मंडल। नेत्रमंडल में संधिगत वर्तमगत फिर वर्तमोह, शुक्लगत, फिर शुक्ल और कृष्णगत, इस टाइप के। ठीक, कृष्णगत। इस टाइप से तुम्हारे 5 नेत्र मंडल हो जाते हैं। जो वाग्भट है, वाग्भट ने यहाँ पे सिर्फ 4 बता रखे हैं। ठीक है, ये जो वाग्भट वाला है इसको याद करना है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। ये थोड़ा अलग सा लगता है तो इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर हृदय रोग बता रखे हैं। हृदय रोग चरक ने 5 बताए हैं, सुश्रुत ने 4 माने हैं। इसमें सन्निपातज ऐड नहीं कर रखा है। ठीक है, इसे भी इम्पोर्टेंट लिखना। फिर है मूर्छा के भेद बता रखे हैं। तुम लोग क्वेश्चन पेपर लगाते हो क्या, जो पारीख में जो क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं? अभी तो नहीं लगाया मैंने। पर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर लो, एक एक क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार जो यहाँ उत्तराखंड में एमओ हुआ था, यहाँ पे भी काफ़ी रिपीटेड थे, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने एक ही पेपर से बनाए हुए थे, मतलब लास्ट के जो है। ठीक है, या तो मैं क्वेश्चन पेपर की मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगी तुम्हें, तुम वो सुन लेना। ठीक है, यस मैम। और ये जो दिल्ली वाला जो एग्ज़ाम हुआ था आर्मी वाला, उसमें भी मतलब काफ़ी, एक पेपर से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन पेपर एक बार लगा लेना, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, मूर्छा पढ़ेंगे, मूर्छा के भेद। ठीक है, मूर्छा बता रखे, चरक ने बता रखे 4 प्रकार, VPKS। ठीक है, सुश्रुत और माधव जो है इन्होंने 6 प्रकार बताई है। तो ये ना, इसमें माधव का याद रखना, माधव का पूछ लेते हैं कभी। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माधव ने बताया क्या है, तो इसको याद रखना। माधव ने 6 बता रखे हैं, VPKS, मध्य और विशज। ठीक है, ये मूर्छा के भेद है। फिर है मध्य के गुण। मध्य के गुण चरक ने 10 बता रखे हैं, प्लस 14 भी लिखना है इसमें, 4 उन्होंने एक्स्ट्रा भी माने हैं। ठीक है, फिर जो सुश्रुत है इसने 8 गुण माने हैं मध्य के। अम्ल और लवण नहीं माना है इन्होंने। ठीक है, और जो वाग्भट है ये 10 मानते हैं। फिर आता है स्वर भेद। ठीक है, स्वर भेद जो है ये चरक ने 6 माने, और सुश्रुत ने भी 6 माने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चरक ने 6 और 5 दोनों लिखे हुए हैं, ये लिख लो तुम। VPKRS, शायद एक जगह पे चरक ने 6 बताए हैं, एक जगह पे 5 बताए हैं, तो 5 वाले जो हैं वो हैं VPKRS। ठीक है, सुश्रुत मेद और शय इसमें ऐड किया है।
फिर चरक जो है इसमें इन्होंने 6 वाले में नहीं, इसी में वीपीके और कास और पीनस जन्य भी माना है। कास की वजह से जो भी उत्पन्न होता है और पीनस की वजह से मतलब जो राइनाइटिस की वजह से भी जो उत्पन्न हो जाता है, पीनस राइनाइटिस को ही बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है सुश्रुत सुश्रुत का इन्होंने बता रखा है वीपीकेएस, शयज, मेदज। ठीक है, वाग्भट, माधव और शारंधर, इनका भी सेम लिखना है। वाग्भट, माधव, शारंधर जो है इन्होंने भी 6 टाइप के स्वर भेद माने हैं। फिर आता है मूत्राघात। ठीक है, इसमें मूत्र दोष भी लिखना है स्लैश करके। मूत्र दोष जो चरक हैं ये तुम्हारे 8 मूत्राघात बोलते हैं और ये 13 मूत्र दोष मानते हैं। ठीक है, 8 तुम्हारे मूत्राघात है और 13 तुम्हारे मूत्र दोष है। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को सेम मत समझना। ठीक है, चरक के 8 है मूत्राघात और चरक के 13 है मूत्र दोष। ठीक है, फिर जो सुश्रुत है इसमें इन्होंने मूत्राघात 12 ही माने हैं। माधव जो है ये 13 मानते हैं और वाग्भट 20 मानते हैं। ठीक है, जो 13 वाला हम पढ़ रहे हैं ना, ये 13 वाला भी अलग कंपाइल कर लेना। ठीक है, 13 चीज़ कहीं कहाँ कहाँ पे दी आई है अभी तक। फिर सुश्रुत ने चरकोक्त, बस्ती कुंडल एवं विड विघात को नहीं मानकर मूत्र शुक अलग से माना है। ठीक है, सुश्रुत ने बस्ती कुंडल और विड विघात को हटा के मूत्र शुक्र ऐड कर दिया है यहाँ पे। फिर है तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति से वैसे क्वेश्चन AIA PGT में ही बनता है, इसमें नहीं बनता है। ठीक है, बन भी सकता है कुछ, क्या नहीं, वैसे तो मुश्किल ही बनेगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इसमें तुम इसके टाइप याद रखना। तंत्र युक्ति में जैसे चरक ने 36 माने हैं, वैसे चरक ने ना बिल्कुल माने नहीं है, चरक ने और मतलब और जगह से कंपाइल करके विमर्श में दिया हुआ है बस। ठीक है, तो वाग्भट ने 36 माने हैं। भट्टार हरिश्चंद्र जो है ये 40 मानते हैं। ठीक है, भाव प्रकाश 42 और सुश्रुत 32। ये तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चाहे तुम निमोनिक वाली ट्रिक से याद करो वो भी सही रहेगा। फिर है मूत्र के भेद है। चरक ने 8 बता रखे हैं, सुश्रुत ने 9 बताए हैं। ठीक है, मूत्र कृच के भेद बता रखे हैं। चरक ने 8, वीपीकेएस, रक्तज, शुक्रज, अश्मरी और शर्करा। ठीक है, मूत्रोपघात बता रखे हैं। सुश्रुत ने 8, वीपीकेएस, अभिघातज, सकृत, अश्मरी और शर्करा। फिर आता है मांस वर्ग। चरक ने 8 बता रखे हैं, सुश्रुत ने 6 बता रखे हैं। ठीक है, इसमें एक ऐड करना, जो जांगल हैं वो उनकी 8 योनि है। जांगल मांस जो है उसकी 8 योनि है और जो आनूप मांस है उसकी 5 योनि है। ठीक है, जांगम की 8 है और आनूप की 5 योनि है। फिर आता है बहिर्मुख स्रोतस। ठीक है, बहिर्मुख जो स्रोतस है ये सुश्रुत ने 9 बता रखे हैं। शारंधर ने 10 बता रखे हैं। स्त्रियों में एक्स्ट्रा इन्होंने 13 माने। ठीक है, भाव प्रकाश और जो शारंधर है इन्होंने 10 माने। ठीक है, स्त्रियों में 13 और 13 के आगे लिखना ब्रह्मरंध्र। एक इन्होंने ब्रह्मरंध्र ऐड किया है शारंधर ने। ठीक है, योगवाही जो स्रोतस है ये 11 बता रखे हैं जोड़े में और जो चरक हैं वो योगवाही स्रोतस 13 बताते हैं। ठीक है, मध्य की अवस्था बता रहे हैं हम। ठीक है, जो मद्यपान करते हैं उसमें अवस्थाएं बताई हुई है। जो चरक सुश्रुत है वो 3 अवस्था मानते हैं। ठीक है, और जो माधव है ये चार अवस्था मानते हैं। फिर कृमि का वर्णन बताना, कहाँ पे आता है वंदना चरक में? चरक में विमान स्थान में आता है, चैप्टर 7। ओके, ठीक है, इसे हम पूरक से याद करेंगे। इसमें पूरक लिखना ऊपर। पूरक मतलब पुरीषद, रक्तज और कफज। ठीक है, पूरक 5, 6, 7। ठीक है, पूरक 5, 6, 7। फिर है तुम्हारा मलज है तुम्हारे 2। ठीक है, मलज को तुम ना बाह्यज कृमि भी मान सकते हो। बाह्यज कृमि तुम्हारे 2 हैं। इसमें बाह्यज कृमि पूछते हैं। ठीक है, बाह्यज कृमि 2 हैं, बाकी पूरक हैं 5, 6, 7। फिर जो सुश्रुत है इसमें भी सेम निमोनिक लिखना है, पूरक 7, 7, 6। ठीक है, पूरक 7, 7, 6। फिर आता है वाग्भट। वाग्भट ने लिख रखा है बहिर्मलजन्य जो है वो 2 प्रकार के हैं। इसमें भी इन्होंने पूरक में सेम लिखा है 5, 6, 7।
ठीक है, बस इसमें जो सुश्रुत है इसका अलग है, पूरक में 776, बाकी चरक और वाग्भट का सेम है 567। ठीक है, एक यहाँ पे ना हारित का लिखना, हारित ने 13 प्रकार के कृमि बता रखे हैं। ठीक है, इन्होंने दो उसमें डिवाइड कर रखे हैं, जो बाह्य कृमि है वो 7 होते हैं और जो आभ्यंतर कृमि है वो 6 होते हैं। ठीक है, अगर ये याद नहीं होता है ना तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, भाषा अच्छी है ऐसे याद किया था हमने। ठीक है, भाषा से है तुम्हारा बाह्य 7। ठीक है, भाषा अच्छी, अच्छी से है तुम्हारा आभ्यंतर मतलब 6, अच्छी भाषा अच्छी। ठीक है, ये निमोनिक भी याद कर सकते हो या तुम अपना बना सकते हो कुछ। ठीक है, बाह्य 7 और अभ्यंतर 6। वहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाह्य कितने लिखे थे हमने और अभ्यंतर कितने लिखे थे अगर क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, तो इसे याद रखना, बाह्य 7 होते हैं और अभ्यंतर 6 होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आना पेज नंबर 10 पे, और ये सभी ने ना कृमि 20 ही बता रखे हैं। ठीक है, एक वृंद माधव है, उन्होंने 21 कृमि बता रखे हैं। ठीक है, उन्होंने स्नायु कृमि का वर्णन किया है। ठीक है, फिर आता है वय विभाजन। वय विभाजन से वैसे क्वेश्चन नहीं आता है पर इसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नहीं, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चरक के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, जो चरक हैं ये बाल में बताते हैं 0 से 30 वर्ष तक, और इसको भी इन्होंने दो में डिवाइड किया है, 1 से 16 तुम्हारा परिपक्व धातु है और 16 से 30 परिपक्व धातु है। ठीक है, फिर मध्य में बता रखा है 3 से 60 वर्ष तक, जीर्णावस्था में 60 से 100 वर्ष तक। ठीक है, फिर सुश्रुत जो है ये बाल को 1 से 16 वर्ष मानते हैं। ठीक है, चरक का याद रखना, इसमें उन्होंने 0 से 30 बता रखा है, और जो सुश्रुत है वो बाल को 1 से 16 वर्ष मानते हैं, और इसको भी इन्होंने 3 उसमें डिवाइड कर रखा है। ठीक है, शीरप, शीरन्नाद और अन्नाद में, शीरप में है 1 वर्ष, शीरन्नाद का मतलब जो बच्चे वो करते हैं, शीर भी लेते हैं और अन्न भी लेते हैं, तो वो 2 वर्ष तक के होते हैं। ठीक है, फिर आता है अन्नाद, जो मतलब अन्न पे आ जाते हैं, वो 2 से लेके आगे जितने भी, वैसे 2 से 16 ही लिखा हुआ है पर मतलब 2 से आगे। ठीक है, 2 से 16 वर्ष अन्नाद। फिर है मध्यम आयु। मध्यम आयु जो सुश्रुत है उन्होंने क्या मानी है, 16 से 70 वालों को मध्यम आयु मानी है। ठीक है, इसमें इन्होंने 4 पार्ट करे हैं, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि। ठीक है, वृद्धि तुम्हारी 20 वर्ष की है, यौवन 30 वर्ष। ठीक है, पूर्णता मतलब इसमें जो धातु वगैरह हैं वो पूर्ण बन चुके हैं 40 वर्ष तक। ठीक है, अब हानि बोलना है कि 40 से 70 में वो तुमने ऐड देखा ही होगा, 40 की 70 में बोन डेंसिटी भी कम वगैरह होती है। ठीक है, तो हानि तुम्हारा वही वाला पार्ट है। ठीक है, वही वाली आयु है। फिर आता है वृद्ध। वृद्ध ये बोल रहे हैं 70 से ऊपर जो भी होते हैं वो सब वृद्ध में आते हैं, तो अष्टांग हृदय भी यही बोलते हैं, 70 से ऊपर वृद्ध होते हैं। ठीक है, फिर काश्यप का यहाँ पे लिखना, काश्यप ने गर्भ, बाल और कुमार बोला है। ठीक है, ये तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, काश्यप का लिखाया नहीं गया है यहाँ पे। काश्यप ने गर्भ, बाल और कुमार बोला है। ठीक है, गर्भ तो उन्होंने जन्म वाले को बोला है, जो जन्म तक होता है। ठीक है, गर्भ जो जन्म तक होता है उसको गर्भ कहता है, और जो बालक है वो 1 वर्ष का है। ठीक है, कुमार जो है 1 से 16 वर्ष का। ठीक है, जो 1 से 16 जो है वो कुमार में आता है। फिर यहाँ पे सार के बारे में बता रखा है। ठीक है जी, यहाँ पे जो सार का है ना, सार के लिए एक टर्म पूछते हैं, पिपीलिका भरणम, इस टाइप का एक वो पूछते हैं, ये विमान में ही पढ़ते हैं हम, चरक विमान में ही। ठीक है, पिपीलिका भरणम का मतलब है तुम्हारी सार की परीक्षा, तो उसमें ऐसा बता रखा है कि जैसे चींटियों को देख के उनके मतलब जैसे चींटियाँ इतना सारा सामान उठा लेती है, ऐसा लगता नहीं है कि इतनी छोटी सी चींटी इतना सारा सामान उठा लेगी, तो वैसे इन्होंने सार के लिए भी बोला है कि जो सारता है वो भी इस टाइप की होती है। हम किसी के सार से पता लगा सकते हैं कि वो कितना ताकतवर है, या इसमें कौन सा सार ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से उसकी बॉडी की हम स्ट्रेंथ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सार का वर्णन कर रखा है, तो इसको एक बार देख लेना वहाँ पे जाके, आज ही जाके देख लेना सार। आज तुम्हें सार देखना है, त्वचा देखनी है और औषध सेवन काल देखना है। ठीक है, शाम की क्लास में मुझे बताना है ये तीनों चीज़। ठीक है, सार देखना, और जो त्वचा भी देखना, त्वचा की अंगुल प्रमाण। ठीक है, और औषध सेवन काल ये मिलेगा तुम्हें चरक चिकित्सा
30 में। ठीक है, फिर अष्टांग संग्रह है, ये तुम्हारे वृद्धावस्था 60 के ऊपर बोलते हैं। ठीक है, संग्रह का याद रखना, संग्रह ने 60 के ऊपर बोला है, और अष्टांग हृदय है ये 70 के ऊपर बोल रहे हैं, सुश्रुत के जैसे। ठीक है, इसको ना हमने हंस से याद किया था, 70 हंस। 70 हंस का मतलब है कि जो अष्टांग हृदय और सुश्रुत है वो 70 से ऊपर बोल रहे हैं। ठीक है, वृद्धावस्था। फिर जो चरक है, चरक ने सार 8 बता रखे हैं। ठीक है, काश्यप ने 9 सार बता रखे हैं, इन्होंने 8 प्लस ओज सार ऐड किया है। ठीक है, 8 प्लस ओज सार लिखना है यहाँ पे, जो 9 लिखा है ना इसमें 8 प्लस ओज सार लिखना, मतलब 8 तो वही है जो चरक ने मारे हैं, प्लस इन्होंने एक ओज सार का एक्स्ट्रा वो किया है, ऐड किया है। फिर है योगियों की शक्ति। अब योगियों की शक्ति बता रहे हैं ये हम चरक शारीर में पढ़ते हैं। ठीक है, चरक ने 8 बता रखी है, और जो योग शास्त्र है इन्होंने 23 बता रखी है। ठीक है, इसे भी ना पूछ लेते हैं। यह है तुम्हारी शुद्र, प्रधान और ब्रह्म शक्ति। ठीक है, शुद्र शक्ति जो है 5 है, फिर ब्रह्म शक्ति है ये 8 है, जो गुण प्रधान है ये 10 है। इसमें तुम ऐसे लिख लेना, CBG लिख लेना, CBG में 5 8 10, CBG 5 8 10 ऐसे याद करो, ऐसे याद करना होगा तुम्हें ये। ठीक है, CBG 5 8 10। ठीक है, योग शास्त्र। फिर स्वप्न के भेद आता है, स्वप्न के भेद के टाइप याद है क्या तुम्हें वंदना? याद नहीं है मुझे, मतलब वैसे समझे कि देख के जो सुनाई देते हैं, या कल्पना वाले या इसमें अनुभूत से किए हुए वो हैं, कौन से होते वैसे। हैं जो मतलब फलीभूत होते हैं, कौन से होते हैं वो? लास्ट वाले 2 रहते हैं, जो लास्ट वाले जो दोषज वाले और भाविक वाले जो दिया है। ठीक है, तुम्हें याद है ये सचिन? मुझे मैम ऐसे ही पता है कि दृष्टि सिद्ध वगैरह होते हैं मैम, ऐसे करके ना। ठीक है, वैसे तुम इसका ना ये लिख सकते हो, एक इसमें निमोनिक है, इसमें लिखना BDP के सैड, BDP के सैड, SAD। ठीक है, इसे वैसे बनाया था जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पहले उनको जैसे बीड़ी वगैरह का एडिक्शन है, वो फिर पीते हैं, उसके बाद उनको रिग्रेट होता है, तो फिर बाद में सैड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करना है इसको, BDP के सैड। ठीक है, BD से जो तुम्हारे हैं शुरू के जो 2 है, BD से भाविक और दोषज है, ये तुम्हारे साध्य है, मतलब ये वो होते हैं फलीभूत होते हैं। फिर बाकी जो है PK सैड। ठीक है, PK से तुम्हारे प्रार्थिक कल्पित है, और सैड से तुम्हारा श्रित, अनुभूत और दृष्ट है। ठीक है, ये सैड हो गया, तो BDP के सैड। ठीक है, ये तुम्हारे हैं, बाकी जो है वो तुम्हारे अफलीभूत है, मतलब वो कोई वो नहीं देते हैं, फल नहीं देते हैं। मैम साउंड नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो सचिन, तुम्हें आ रही है मेरी आवाज़? हाँ जी, अब अब आ आ रही रही है है। मैम, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, बीच में शायद वो। ठीक है, तुमने वो निमोनिक लिखा क्या? BDP के साइड भाविक दोषज, पार्थित कल्पित, श्रित, अनुभूत और दृष्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर जो काश्यप है, काश्यप ने यहाँ पे 10 दे रखे हैं। ठीक है, 10 जो है ये अफलीभूत है, मतलब जो फलदायी नहीं होते हैं। ठीक है, वो 10 बता रखे हैं अफलदायी। फिर है भूतोन्माद के भेद बता रखे हैं, चरक ने भूतोन्माद के 8 भेद बता रखे हैं। ठीक है, सुश्रुत जो है वो भी 8 भेद मानते हैं चरक के अकॉर्डिंग। शापोन्मुक्त और ब्रह्म राक्षस उन्मुक्त के स्थान पर उन्होंने देव शत्रु और नाग ग्रह माना है। ठीक है, फिर है वाग्भट, वाग्भट ने 13 प्रकार के माने हैं। ठीक है, चरक और सुश्रुत का अनुसरण करते हुए 5 अधिक इन्होंने माने हैं, जिसमें आता है कूष्मांड, निषाद, वेताल, प्रेत और औकीकरण। ठीक है, इसमें मौलिक लिखना, कुछ ने वेत लेकर प्रेत को ओके किया, कुछ ने वेत लेकर, वेत ना एक तरफ से बैट को बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिससे क्रिकेट खेलते हैं वो वाला बैट। ठीक है, कुछ ने वेत को लेकर प्रेत को ओके किया। ठीक है, तो कुश से तुम्हारा कुष्मांड हो गया, ने से निषाद, वेद से वेताल, प्रेत को ओके किया, प्रेत से तुम्हारा प्रेत, और ओके से औकीकरण।
ठीक है, फिर मदन फल के योग बताते हैं। चरक ने 133 माने और जो सुश्रुत है वो 31 मानते हैं। ठीक है, चरक 133 और सुश्रुत 31। फिर आता है अंतरिक्ष जल के भेद। अंतरिक्ष जल के भेद में चरक जो है वो 3 मानते हैं, धार, कार और हेम। ठीक है, सुश्रुत जो है वो धार, कार, तौसार और हेम। इसमें लिखना जो धार होता है ना वो श्रेष्ठ माना है सुश्रुत ने। ठीक है, चरक ने 3, धार, कार, हेम। सुश्रुत ने 4, धार, कार, तौसार और हेम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 10th हमने ये बोला था ना कि 5-5 पेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, सचिन मुझे ये बताना, अस्थि की संख्या बताना, ग्रीवा के ऊपर अस्थि की संख्या कितनी है? मैम अस्थि की संख्या ग्रीवा के ऊपर 63। 63 ठीक है, वंदना ये बताना, वाग्भट ने अग्निकर्म कौन कौन सा बता रखे हैं? मैम भागवत के अग्निकर्म जो है वो 7 है। 4 तो सुश्रुत वाली है, वो वल्य विलेखा प्रतिसारण वाला, वल्य विलेखा बिंदु प्रतिसारण, और जो एक अर्धचंद्र, स्वस्तिक और एक मैम अष्टपद। अष्टपद। ठीक है, यस मैम। फिर क्षौर कर्म बताना सचिन तुम। मैम क्षौर क्रम तो मैम क्षार पानी का है मैम, 3 मंथ में एक बार करने को। और चरक और भागवत का है मैम एक पक्ष में 3 बार करने को। ठीक है, और मैंने एक्स्ट्रा भी लिखाया था। और हरी इतने मैम 5-5 दिन पर बोल रहा है। नहीं, युग रत्नाकर ने बोला है 5-5 दिन पर। युग ठीक है, रत्नाकर, सॉरी हारित हाँ ने जी, माना है 3 मास में एक बार। 3 मास में एक बार। ठीक है, क्षार पानी और जो भेल है ये 3 मास में एक बार बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है, ये बताना, शस्त्र की संख्या बताना मुझे वाग्भट के अकॉर्डिंग। शस्त्र की संख्या भागवत को 116 मैम, और असंख्य शस्त्र। अच्छा यंत्र थे वो। शस्त्र तो मैम 26 ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं 26 में? 20 तो वही हैं सुश्रुत वाले, बाकी क्या ऐड किए? इसके अलावा इसमें ये है याद नहीं आ कर्णवेदन, रहा। खज, कूर्च, सर्पमुख, लिंगनाश वेदनी और कर्तरी। हाँ जी। ठीक है, फिर है वंदना, शूक दोष बताना। शोक दोष में मुझे ऐसे अच्छे से याद नहीं है। आई थिंक सुश्रुत के 18 है। और इसमें एक शारंधर लिखाया था, शारंधर के हैं 24। ठीक है, ये ठीक है गर्भस्राव का बोलेंगे और गर्भपात का बोलेंगे। मैम चरक तो बोलते हैं कि 3 मंथ्स तक, चरक और भागवत बोलते हैं कि गर्भस्राव जो 3 मंथ्स तक है, सुश्रुत 4 मंथ बोलते हैं, और गर्भपात सुश्रुत का है 5 to 6 मंथ। ठीक है, फिर है मैंने वो सिरा के लिए कुछ बताया था ना, कोई एक वर्ड बताया था कि क्या उपमा देते हैं सिरा को। मत्स्यवत परिवर्तन की, ठीक मतलब है। उनकी जैसे फिसलने। हम्म और हारित के अकॉर्डिंग कृमि बताना। हारित के अकॉर्डिंग क्रीमी बताए थे मैम आपने। 13 यस मैम। बाहर 7 और अभ्यंतर 6। ठीक है, अब सचिन तुम बताना, सुश्रुत के अकॉर्डिंग वय विभाजन बताना मुझे। मैम सुश्रुत के अकॉर्डिंग वे विभाजन मैम, क्षीरप के लिए 1 वर्ष, क्षीरनाद के लिए 2 वर्ष, और अनाद के लिए 2 से 16, ठीक है। और फिर वृद्ध के लिए 20, यौवन के लिए 30, संपूर्ण के लिए 40 और हानि 50 मैम। 40 से और 70। उसके बाद हाँ जी 40-70 ठीक है, मैम। और फिर काश्यप, वृद्धावस्था 70 के बाद का? काश्यप का मैम ध्यान नहीं, याद नहीं आ रहा। काश्यप के 3 ही है। ठीक है, गर्भ, बाल और कुमार। गर्भ उन्होंने जन्म तक बोला है, गर्भ, बाल और कुमार। बाल उन्होंने 1 साल हाँ तक जी। बोला है। ठीक है, फिर कुमार जो है वो 1 से 16 वर्ष तक।
तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, यहाँ से आगे हम कल करेंगे, ठीक है। और शाम की क्लास ज्वाइन करना, ठीक है। 6 से 7 में ही लूँगी मैं वो क्लास, ठीक है। Okay.